हाँ चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन देखा हमने, क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड के लिए, अब डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, डिस्टिल वाटर लिखा हुआ रहता है। तो डिस्टिल वाटर क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ प्यूरिफाइड वाटर। हम जो पानी पीते हैं हम उसको प्योर वाटर कहते हैं। एक्चुअली वो प्योर वाटर नहीं है। हम जो पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स है, मिनरल्स है ना, मेटल आयंस है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वो हमें चाहिए भी। लेकिन एक्चुअल जो डिस्टिल वाटर होता है, जो कंप्लीटली प्यूरिफाइड, मतलब उसमें ओनली H2O रहता है, उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। रीजन, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। व्हाट इज डिस्टिलेशन? इम्प्योर लिक्विड converts into vapors and pure vapors condense into liquid। इम्प्योर लिक्विड को बॉईल करते हैं जिससे वो वेपर बन के चला जाता है, इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है, और जो वेपर्स ऊपर जाते हैं वो प्योर लिक्विड होता है। फिर उसको हम कंडेंसर में से पास करते हैं, तो वो कूल होकर फिर से क्या हो जाता है? कंडेंस। वेपर फिर से क्या में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड। और जो लिक्विड अपने को रिसीव होता है वो क्या होता है? प्योर लिक्विड। इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। मतलब इट इज अ सिंपल प्रोसेस। जैसा अगर हम लेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, कौन सा देखेंगे अपन? सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है? हम एक लिक्विड को, उसको इंप्यूरिटी उससे दूर कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, और एज वेल एज हम सिंपल डिस्टिलेशन से दो डिफरेंट लिक्विड को भी सेपरेट कर सकते हैं। बट दीज लिक्विड शुड हैव डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 30 से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए उनका बॉइलिंग पॉइंट में, वरना उसको सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? वो आगे आएगा। अभी देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, आरबीएफ कहते हैं इसको, राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लेंगे अपना इम्प्योर लिक्विड जो अपने को डिस्टिल करना है, ठीक है, जिसका डिस्टिलेशन करना है। ये यहाँ पर ये लिक्विड है, इसमें इम्प्योरिटी भी है। ओके, दिस इज इम्प्योर लिक्विड। जैसे आपने पानी ले लिया, इम्प्योर वाटर, ठीक है। इसका एक साइड आर्म होता है, इस साइड आर्म से हम इसको कनेक्ट करेंगे कंडेंसर। ये कंडेंसर का काम है कि जो वेपर्स है उसको कंडेंस करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। इसमें एक जैकेट होता है, ग्लास जैकेट, उसके अंदर होती है इनसाइड एक और एक ट्यूब। ये यहाँ पर रिसीवर है, आप किसी भी शेप का ये कोनिकल फ्लास्क जैसे यहाँ पर इससे कनेक्ट किया है। ओके, डेफिनेटली अभी हवा में तो नहीं रहेंगे सब। ये रखा जाता है स्टैंड के ऊपर। इस स्टैंड के ऊपर रखी जाती है वायर गॉज। वायर गॉज मतलब क्या होती है? जाली, ताकि ग्रेजुअल एंड स्लोली हम हीट इसको कर सके। आप इसको वाटर बाथ के अंदर भी रख सकते हैं। वाटर बाथ, एक पॉट रहता है, उसमें पानी होता है, उसके ऊपर आरबीएफ को रखा जाता है, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर आप लेंगे बर्नर, जिसको आप बचपन से जानते हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं है, और इसको हीट करना शुरू करेंगे। यहां से ऊपर कॉर्क होगा, इसको फिट कर देंगे यहां पर, और यहां पर लिया जाएगा एक थर्मोमीटर। क्या लिया जाएगा? थर्मोमीटर, जो डायरेक्ट नेक के पास रहेगा, इसके गर्दन के पास, साइड आर्म के, यानी इसको साइड आर्म बोलते हैं जहां से कंडेंसर कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे। अब डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? स्टैंड रहेगा, हवा में तो नहीं रहेंगे ना सब चीजें। ये एक स्टैंड यहाँ पर हम जोड़ देते हैं टू होल्ड दी आरबीएफ। इसका नाम है आरबीएफ, आरबीएफ, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका बॉटम राउंड रहता ना, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको भी एक यहाँ पर टेबल दे देते, छोटा सा स्टैंड। ओके, चलिए, अब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो वाटर वेपर्स ऊपर जाना शुरू हो गए। 100 डिग्री पर ये बॉईल होना शुरू हो गया। वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे, इंप्यूरिटी रह जाएगा नीचे। ये वाटर वेपर यहाँ पर इस थर्मोमीटर को टच करके जा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तैयार हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। और ये वेपर्स यहां से पास होते जाएंगे, लेकिन हॉट वेपर्स जब यहां पर आएंगे तो कूल हो जाएंगे। रीजन, ये जो आउटसाइड वाली जैकेट है इसमें पानी डाला जाता है, इसको बोलते हैं वाटर इनलेट, इसको बोलते हैं वाटर आउटलेट। यहां से पानी अंदर जाता है, पूरा रिंस होकर बाहर निकलता है, जिससे अंदर वाली ट्यूब क्या होती है? ठंडी होती जाती है। समझा आपको? जब अंदर वाली ट्यूब ठंडी होगी
तो जैसे ये वेपर्स अंदर जाएंगे तो ये वेपर्स क्या में कन्वर्ट होते जाएंगे, लिक्विड में, यानी कंडेंस होके जाएंगे और यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, समझा आपको। और यहाँ पर जो आएगा ये प्योर H2O, प्योर H2O यानी डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। तो ये होता है डिस्टिलेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर लिक्विड इनटू वेपर्स, then vapors condense into pure liquid. This process is called distillation. समझा आपको। इम्प्यूरिटी रह गया नीचे, आपने कलेक्ट कर लिया प्योर वाटर, इसी को बोलते हैं डिस्टिल वाटर, जो लेबोरेटरी में यूज होता है। क्यों बनाया जाता है डिस्टिल वाटर? ताकि हमको लेबोरेटरी में उसको एज ए सॉल्वेंट यूज करना है। सादा पानी यानी टैप वाटर क्यों नहीं लेते हम? जो टैप वाटर जो नल का होता है वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, कैल्शियम है। जब हम कोई रिएक्शन करेंगे तो केमिकल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना, सॉल्ट्स के साथ, बराबर है कि नहीं है? इसलिए अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए अपने को डिस्टिल वाटर इस तरह से बनाया जाता है। समझा? सिंपल, नो प्रॉब्लम, ओके। अगर दो लिक्विड को अपने को सेपरेट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 30 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे किसी का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में, अगर हम लेते हैं 350 केल्विन एक का है, क्लोरोफॉर्म वगैरह कोई भी हम ले लेते हैं, ठीक है, 350 के आसपास। तो दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 30 से ज्यादा या कम होना चाहिए, 380। ऐसा दो लिक्विड आपने मिक्स किया, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? जब आप हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले उसके वेपर्स कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। समझा आपको? यहां पर आप मार्किंग करके देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं थर्मोमीटर में कि कौन से वेपर्स जा रहे हैं। टेम्परेचर चेक करेंगे आप 350 केल्विन, ओके। जैसे ही वहां पर थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा आप समझ जाएंगे जो पहले वाले वेपर्स थे कंप्लीट हो गए, अब कोई दूसरे वेपर्स आ रहे हैं। समझा आपको? तो फिर आप क्या करेंगे, रिसीवर चेंज कर देंगे, दूसरा रिसीवर यहां पर लगा देंगे। अब जो नेक्स्ट वेपर्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? अनदर लिक्विड। समझा आपको? तो इस तरह सेपरेशन भी हो गया और प्यूरिफिकेशन भी हो गया। सो दिस इज अ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। व्हाट इज डिस्टिलेशन? इट इज द separation and purification technique. Separation and purification technique for immiscible liquids. ओके, यहां पर लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझा? ओके। लेकिन अगर दो लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 30 है तो हम उसको सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि आप जैसे हीट करेंगे तो आप यहां पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते ना, कि 100 ही चाहिए, 200 ही चाहिए, 300 ही चाहिए, तो रैपिड चेंज होगा ना। जब रैपिड चेंज होगा तो रैपिड इंक्रीज होगा टेम्परेचर के अंदर। अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 350 और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 370, थोड़ा ही डिफरेंस है, 20 का ही डिफरेंस है। तो हाइयर पॉसिबिलिटी है कि 350 वाले जब मॉलिक्यूल इवोपरेट होकर जाएंगे लिक्विड, तो उसके साथ साथ 370 वाले भी चले जाएंगे ना। मतलब उनके वेपर्स को यहां सेपरेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। तो वेपर्स को सेपरेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए बीच में एक डिवाइस यूज किया जाता है, उसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये स्पेशली डिजाइन डिवाइसेस है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो अलग अलग शेप में आते हैं। जैसे एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर फील होते हैं ग्लास बबल्स। ये क्यों होता है ऐसा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे इसमें ग्लास बबल्स है, सॉरी ग्लास बॉल्स है। क्या है? ग्लास बॉल्स। ऐसा क्यों डिजाइन किया, ऐसा क्यों बनाया, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक और एक तरह का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आता है जो डिजाइन में ऐसे दिखता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूं इसको। ये अलग अलग शेप्स आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
ओके, कुछ इस तरह से डिजाइन के अलग अलग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आते हैं। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है जब वेपर्स ऊपर की तरफ मूव होंगे तो दोनों लिक्विड के वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 20 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो दोनों एक साथ नहीं जाना चाहिए। ये उनको सेपरेट करता है। कैसे? हाउ? सी, आपने सेम कंस्ट्रक्शन लिया यहां पर, ठीक है, मैं इसी को अल्टर कर देता हूं ताकि अपना टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। अब इसी को मैं यहां पर थोड़ा सा अल्टर करता हूं, जरा ध्यान से देखिए आप इसको। ओके, अब यहां पर डायरेक्ट आरबीएफ से कनेक्ट नहीं किया हमने इसको, कंडेंसर को डायरेक्ट आरबीएफ से कनेक्ट नहीं किया। ये कंडेंसर है, कंडेंसर यानी ठंडा करता है उसको, इसको बोलते हैं लिग बिग कंडेंसर, नेम है उसका। ठीक है, अभी हमने क्या किया, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने जोड़ दिया है विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कैसे जोड़ा है इसको हमने? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जोड़ दिया हमने उसको। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये वाला हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया है जिसमें ग्लास बॉल्स है। ठीक है, ओके, इसका पर्पस क्या है मैं आपको अभी बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये इसका साइड आर्म ऊपर है यहां पर, ओके, और इसके साइड आर्म से हमने जोड़ा है कंडेंसर को। ये कंडेंसर यहां पर कनेक्ट है, ये इसका इनलेट है, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये इसका इनलेट यहां पर, ये इसको यहां पर इससे कनेक्ट कर दिया हमने रिसीवर से। ओके, ये इनलेट और ये ऊपर आउटलेट, और यहां पर लगा हुआ है थर्मोमीटर। ओके, चलिए, और यहां पर हम इसको थोड़ा अल्टर कर देते हैं, वायर गॉज, ओके, ये यहां पर बर्नर है, ये दो लिक्विड है यहां पर A प्लस B, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या है? कम है। ठीक है, ओके, चलिए, अब इसको हम हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तो फॉर एग्जांपल A का बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन और B का बॉइलिंग पॉइंट है फॉर एग्जांपल 370 केल्विन। जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे, यहां पर आप नोटिस करेंगे टेम्परेचर, अगर वो 350 केल्विन तक पहुंच गया, आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे अभी जो वेपर्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? ए के आ रहे हैं। अब इसका यूज क्या है, इस डिवाइस का यूज क्या है? जब आप हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो ए के भी वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, बी के भी वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। लेकिन आप जाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होते जाता है, यहां पर डिक्रीज होते जाता है। जैसे यहां पर आप पहुंचेंगे तो 400 के आसपास रहेगा केल्विन में टेम्परेचर, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप तो यहां पर होगा 380, थोड़ा ऊपर जाएंगे 370, और जाएंगे 360, ऊपर पहुंचेंगे 350। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते जा रहा है। किसी भी मटेरियल में जितना उसका मटेरियल साइज बढ़ता है, ग्रेजुअल हीट पास होती है, पता है ना आपको। एक लोहे की रॉड लो, आप उसको एक आग में रख दो तो उसका जो हिस्सा आग के अंदर है वो ज्यादा गर्म रहेगा, जो आपके हाथ में ज्यादा गर्म रहेगा? जो अंदर फायर में वो ज्यादा गर्म रहेगा ना। यकीन नहीं आता तो अपने फ्रेंड के हाथ में दे दो उसको, वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया, समझ जाने का डिफरेंस है। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो हीट क्या होती है? ग्रेजुअल पास होती है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कम 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 होते जाएगा। मतलब जब ए के वेपर्स और बी के वेपर्स साथ साथ ऊपर पहुंचेंगे तो बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 370, जो यहां पर मैच नहीं कर पाएगा इसके आगे। दिख रहा है क्या? जब इसके आगे मैच नहीं कर पाएगा तो वहां से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा ना बी, और आसानी से कौन चल जाएगा ऊपर? ए पास होते जाएगा, बी रिटर्न आते जाएगा। समझा? क्योंकि वहां पर उसके बॉईल करने के लिए उतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है ना, तो वो कंडेंस होकर बी के वेपर्स वापस आ रहे हैं और ए कंटिन्यू जा रहा है।
ए यहाँ पर मूव होगा, कंडेंस होगा और कलेक्ट होते जाएगा। हम यहाँ पर देखते रहेंगे कंटिन्यू। जैसे टेम्परेचर 350 के ऊपर गया, समझ जाने का कि एक वेपर्स कंप्लीट। अब कोई दूसरा लिक्विड आ रहा है, रिसीवर चेंज। समझा आपको? ए भी कलेक्ट हो गया सेपरेट, बी भी कलेक्ट हो गया सेपरेट। फिर अब चेक करने का ए और बी जो मिला है अपने को प्योर है या नहीं है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्राइटेरिया फॉर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कल कौन सा देखा अपन ने? अरे एक दूसरे को मत देखो, इधर देखो। हाँ इधर देखो, इधर इधर। जैसे कल हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट। क्या देखा हमने? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे किसी भी प्योर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प, स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। वैसे बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको जब निकालेंगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, मतलब इसको एक स्पेशल ट्यूब में, फ्यूजन ट्यूब में लिया जाता है बॉइल करने के लिए। उसमें कैपिलरी उल्टी रखी जाती है, आपको दिया नहीं है, पहले था सिलेबस में। उससे बॉइलिंग जो है चेक किया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट सही है या नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ रफली, एक थर्मोमीटर से कनेक्ट किया जाता है फ्यूजन ट्यूब को। फ्यूजन ट्यूब एक छोटी सी नली होती है टेस्ट ट्यूब की तरह, लेकिन स्मॉल होती है थोड़ी सी। इसमें वो लिक्विड लिया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को चेक करना है। जैसे ए को अपन ने जो सेपरेट किया इसमें ले लिया, इसके अंदर एक कैपिलरी रखी जाती है उल्टी। कैपिलरी एक ऐसी ट्यूब आती है, छोटी सी ट्यूब। इसको अगर यहां से गर्म किया आपने तो मेल्ट होकर बंद हो जाती है। उसको क्लोज कर दिया, अब ऐसी इसको उठाकर इनवर्ट यानी उल्टी ऐसे डाल देंगे लिक्विड के अंदर। और फिर क्या करते हैं इसको यहां थ्रेड की हेल्प से बांध देते हैं और इसको रखते हैं पैराफिन वैक्स में। क्या में रखते हैं इसको? पैराफिन वैक्स के अंदर। फिर उसके बाद इसको हीट करना शुरू करते हैं और यहां पर थर्मोमीटर में अपन वॉच करते रहते हैं कि टेम्परेचर कितना जा रहा है। मर्क्यूरी ऊपर बढ़ते जाता है। जैसे ये कैपिलरी बंप करना शुरू की, मतलब समझ जाओ कि लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो गया। तो इतने माइक्रो लेवल पे क्यों करते हैं? ताकि उससे अपने को एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट मिले। बड़े लेवल पे बड़े टेस्ट ट्यूब में करेंगे समझ में भी नहीं आएगा ना कब बॉईल होके चला गया। लेकिन जैसे ही स्मॉल ट्यूब में आप फ्यूजन ट्यूब में लेंगे और जैसे लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स ही इवोपरेट होना शुरू हुए, बॉईल होना शुरू हुए, तो अंदर कैपिलरी में जो एयर है वो उसको ऊपर बम करेगा ना, पुश करेगा ना, जिससे वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगी। उससे अपने को पता चल जाएगा कि लिक्विड बॉईल होना शुरू हो गया। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आप चेक करेंगे कितना है। ऐसे 3-4 बार रिपीट करेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से मैच हो रहा है तो अपना जो ए सेपरेट किया मतलब वो प्योर लिक्विड है। अगर नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करना है प्रोसेस। समझा? तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज समझ में आ गया आपको? ओके। नेक्स्ट डिस्टिलेशन क्या है? नेक्स्ट डिस्टिलेशन है, इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी ये पहला हमने देखा सिंपल डिस्टिलेशन, और अभी जो देखा अपन ने सेकेंड, ये कौन सा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए होता है? फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 30। जिन 2 लिक्विड या 3 लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 30 से कम होता है उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है। समझा? अरे बोलो ना। ओके। थर्ड, नंबर 3 क्या है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। नंबर 3, थर्ड नंबर, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज किया जाता है? दिस टेक्निक इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द purification and separation of a miscible liquid, which decomposes before its boiling point। जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है, ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। ओके। जैसे कोई लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80, लेकिन बेचारा 60 पे जाते ही जल जाता। जल जाता मतलब इधर से नहीं जलता, जल जाता मतलब डिकम्पोज हो जाता। मतलब क्या हो जाता? ब्रेक हो जाता।
मतलब वो रहता ही नहीं है। अरे समझा क्या? जैसे एग्जांपल दिया ना, बादाम, बादाम बहुत प्रिसाइज तोड़ना पड़ता है ना, बादाम तोड़ के अंदर से निकालना है तो ज्यादा जोर का बैठा तो चूरा पाउडर खाते बैठना पड़ता है। अरे बराबर है क्या नहीं है? हाँ, तो ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मतलब ये किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 80 और आपने उसको बॉईल करना शुरू किया, लेकिन वो 60 पर ब्रेक हो गया, कंपाउंड केमिकली चेंज हो गया, तो आप किसको सेपरेट करेंगे? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहां पर अपने को एक जुगाड़ करना पड़ता। क्या करना पड़ता? जुगाड़ बोले तो टेक्निक, इसीलिए तो इसका नाम है प्यूरिफिकेशन टेक्निक। किसी भी लिक्विड को बॉईल होना है तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखो। पहले कोई भी लिक्विड, जितने लिक्विड्स हैं, सारे लिक्विड्स के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, लिक्विड के ऊपर की जो लेयर होती है, उनके ऊपर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स ऊपर जो रहते हैं ना, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये ट्राई करते ऊपर जाने के लिए। क्या करते ये इन्वायरमेंट में ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने के लिए ट्राई करते हैं एटमॉस्फेयर में। और जब ये ट्राई करते जाने के लिए तो उनका एक प्रेशर तैयार होता है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या रहता है वेपर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर तैयार होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे पेट्रोल का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए उड़ जाता हो, रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता ना। पानी का वेपर प्रेशर कम है तो नहीं उड़ता ना, बहुत गर्म करना पड़ेगा ना उसको। अरे समझा क्या नहीं? तो ये बहुत सारे रीजन की वजह से वेपर प्रेशर चेंज होता है। जैसे नीचे वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो उसको पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे, ये एक रीजन है। ग्रेविटेशन एक इफेक्ट है, समझा क्या आपको? लेकिन मेन जो यहां पर अपने को इफेक्ट डिस्कस करना है वो क्या है, इधर देखो। ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना चाहते हैं, उनको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ऊपर से एक प्रेशर है गैसेस का जो उनको आने नहीं देता है, और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन है वो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस है ना, तो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है ना, इसलिए वो लिक्विड को आने नहीं देता है। तो आप क्या करते हैं, फिर पानी को गर्म करना शुरू करते हैं। जब आप गर्म करना शुरू करते हैं, 100 डिग्री पे लेके जाते हैं, तो अंदर हीट सप्लाई होता है। हीट मतलब क्यू बोलते हैं उसको, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट, हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? वैसे हीट खुद एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी सप्लाई करना शुरू किए, ये एनर्जी अंदर बैठे हुए मॉलिक्यूल ले लेते हैं और वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। क्या में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू मोशन, मॉलिक्यूल्स में जो मोशन होता है ना उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मॉलिक्यूल अच्छे खासे बैठे थे बेचारे ठंडे, जैसे ही अंदर हीट आई उनमें वाइब्रेशन शुरू हो गया, वाइब्रेशन शुरू हो गया, धक्का बुक्की शुरू हो गई, एक दूसरे को मारना शुरू करे। एक दूसरे को मारना शुरू करे तो ऊपर वाले को धक्का दे रहे हो, जब ऊपर वाले को धक्का कर रहे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा ना। ऐसा कंसीडर करो, ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर था 1 atm, नीचे से अपन से सप्लाई करे 0.7 था, गर्म करना शुरू करे तो प्रेशर बढ़ रहा है। कौन सा? वेपर प्रेशर। 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, बाद में बढ़ के कितना हो गया? 1। अब दोनों बराबर हो गए ना। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो अब लिक्विड के मॉलिक्यूल को रोक सकता एटमॉस्फेयर, दोनों इक्वल है ना। अब यहां पर लिक्विड बॉईल होना शुरू होता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर एट विच, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। That temperature is called boiling point. सिंपल, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अपना प्रॉब्लम ये है कि अपने को वैक्यूम डिस्टिलेशन इसलिए यूज करना है, अपना जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही खत्म हो जाता। 80 बॉइलिंग पॉइंट है, 60 पे जल जा रहा हो। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि लिक्विड को बॉईल करने के लिए टेम्परेचर देना जरूरी थोड़ी है, कंडीशन है कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल, तो लिक्विड बॉईल होता ना। तो साइंटिस्ट बोल रहे गर्म क्यों कर रहे, फिर अपन इसको ऊपर का प्रेशर कम करो ना। अरे समझे क्या? गर्म क्यों कर रहे अपन? 0.7 से 1 तक जाने के लिए।
तो साइंटिस्ट बोल रहे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, ये ऊपर वाले को 1 से नीचे लेकर आओ ना 8 तक। अरे समझा क्या, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बॉयल हो जाएगा ना। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऊपर का प्रेशर निकाल दो। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, आप क्या करो यहाँ पर कंडेंसर के पास, या फिर क्या करो, ये कोनिकल फ्लास्क जो रिसीवर है ना, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दो, मैनोमीटर। क्या लगा दो, मैनोमीटर। ये अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अपन ने पूरा बना लिया तो बहुत डिस्टर्ब जाएगा फिर से पूरा, बराबर है ना। हाँ, जिन्होंने ड्रॉ किया था और रब कर दिया वो बहुत खुश हो रहे होंगे, हाँ बहुत जबरदस्त बनाए, हमारे से तो अच्छा नहीं है। और समझा क्या आपको। तो अभी वो ख्यालात आपके दिल से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, और आप फोकस कीजिए कहाँ पर, सब्जेक्ट पे। हाँ चलो, ये इसकी जरूरत नहीं है अपने को कॉलम की, लेकिन अभी पूरा ड्रॉ कर लिया ना। बाकी लोग बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छा हुआ। अरे समझा क्या, अरे समझा क्या। हाँ, तो सब लोग इधर देखो, नहीं आप लोगों को दुख नहीं पहुंचा होगा, वो आप वो गम महसूस नहीं कर सकते जो कुछ लोगों ने महसूस किया है अभी, जिन्होंने ड्रॉ किया था अभी। हाँ इधर देखो, बाकी लोग इधर देखो सब लोग। हाँ, अरे इब्राहिम जागो इधर। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन अभी बना लिया तो छोड़ दो उसको, ठीक है। यहां पर हमने जोड़ा है मैनोमीटर। मैनोमीटर में ऐसे पाइप्स होते हैं, इतने टेढ़े मेढ़े नहीं रहते, ऐसे पाइप्स रहते हैं। एक होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। जैसे थर्मोमीटर होता है, ये थर्मोमीटर मालूम है ना, थर्मो मतलब हीट, थर्मोमीटर मतलब, अरे थर्मोमीटर बोल रहा है, थर्मो मतलब हीट, थर्मोमीटर मतलब डिवाइस विच मेजर्स हीट। आला, आला बोलते ना उसको। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, तपिश पैमा, मालूम है आपको, तपिश पैमा, ठीक है। हाँ, तो जैसे हीट को नापने के लिए थर्मोमीटर, वैसे प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर। बैरो बार से आया, बार, बार मतलब प्रेशर, बार मतलब BARR, बार, बार मतलब वो बार नहीं। और वह क्या नॉलेज है आप लोगों का, जबरदस्त। रास्ते से यही चीजें पढ़ते हुए जाते हैं आप लोग। हाँ, बार का मतलब प्रेशर होता है। क्या होता है, अपन बहुत बहुत सुनते भी नहीं वर्ड, लेकिन ध्यान नहीं देते। घर में बोलते ना, अरे मेरे को टेंशन मत दो, बहुत पहले काम का भार है मेरे ऊपर। बार मतलब प्रेशर, ठीक है। हाँ, तो बैरोमीटर मतलब जो प्रेशर को मेजर करता है, समझा आपको। तो बैरोमीटर मतलब जो प्रेशर को मेजर करता है। अब ये मैनोमीटर कौन है, ये मैनेज भी करता और कैलकुलेट भी करता, समझा आपको। मेजर भी करता और मैनेज भी करता, उसको मैनोमीटर बोलते हैं। यहां पर एक पंप लगा हुआ रहता है, इस पंप की हेल्प से हम सक्शन यानी इसको पूरा एयर बाहर निकालेंगे, तो यहां से पूरा एयर बाहर निकल जाएगा। ये पंप के हेल्प से अंदर जितनी भी एयर थी उसको हमने निकाल दिया। जब एयर निकाल दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा क्या यहां पर, अब अपना लिक्विड आसानी से बॉईल हो जाएगा ना, कम टेम्परेचर पर बॉईल। क्यों, क्योंकि यहां जो प्रेशर तैयार हो रहा है क्या बोलते हैं अपन उसको, वेपर प्रेशर, लिक्विड के सरफेस पे, ओके। लेकिन अपोज करने वाला वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है ना, इसकी हेल्प से निकाल लिया ना अपन ने उसको, तो अपना लिक्विड आसानी से बॉईल हो जाएगा, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली, समझा। ये कौन से लिक्विड्स के लिए है, कौन से लिक्विड्स के लिए ये ना, ये कौन से लिक्विड के लिए है, वैक्यूम डिस्टिलेशन, लिक्विड विच डिकम्पोजेस बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज यानी ब्रेक हो जाते हैं, उनके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। लास्ट है स्टीम डिस्टिलेशन, नंबर 4, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में जो बहुत सेंसिटिव लिक्विड्स रहते हैं, स्टीम वोलाटाइल लिक्विड्स बोलते हैं उनको, जैसे एग्जांपल है उसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, हम एग्जांपल्स देखेंगे बाद में। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, ये सेंसिटिव होते हैं, तो इनको स्टीम यानी वाटर के हेल्प से, वाटर स्टीम की हेल्प से बॉईल किया जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा रफ बना देता हूँ। जैसे इसमें क्या करेंगे हम, 2 RBF लेंगे, कितने,
2 RBF। एक में वो कंपाउंड लेंगे इम्प्योर कंपाउंड जिसको अपने को सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, इम्प्योर लिक्विड। यहां पर हम लेंगे प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट। यहां पर इसको कॉर्क से बंद कर देंगे। यहां एक यू शेप ट्यूब लेंगे जो अंदर डिप नहीं होंगी और इसको इधर इसके अंदर डिप कर देंगे। इधर वाला पार्ट डिप रहेगा अंदर। फिर ये यहां पर कंडेंसर लगा होगा। बाकी का कंस्ट्रक्शन सेम है। थोड़ा रफ बना रहा हूं मैं। जिनका अपन ने रफ किए थे वो लोग जरा घुर के नहीं देखने का, ठीक है। ये रिसीवर है। क्या रिसीवर है बोल रहे होंगे आप? जबरदस्त, ठीक है। ये यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर बर्नर है। यहाँ पर भी एक बर्नर है। यहाँ अब डेफिनेटली यहाँ पर स्टैंड तो रहेंगे ना, आप वो समझ जाओ, उसको सपोर्ट के लिए लगे हुए, ठीक है। चलो, यहाँ थर्मोमीटर भी रहेगा। ओके, चलो, अरे आराम से खड़े रहो आप। जब इसको हीट किया जाता है प्योर वाटर को, तो वाटर वेपर यहां से पास होते हैं इस ट्यूब के अंदर, वाटर वेपर्स, और ये पास होकर जाते हैं इधर और यहां पर पास होकर इस लिक्विड में आते हैं। बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़। अरे समझे क्या? अरे बबल्स आ रहे ना? हाँ, समझा आपको? जिससे क्या होगा, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको हीट करेगा। मतलब अब यहां पर पहले जो लिक्विड था वो भी है और बाद में जो आया वाटर वेपर्स वो भी है। तो यहां 2 प्रेशर तैयार होते हैं। तो अब जो सरफेस के ऊपर प्रेशर तैयार हो रहा है उसको बोलते हैं पी। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? लेकिन ये प्रेशर अकेला नहीं है ना, पहले जो लिक्विड था उसका प्रेशर, उसको अपन बोलेंगे P1, प्लस जो स्टीम आ रहा है वाटर वेपर उसका प्रेशर P2। समझा आपको? तो यहां पर इसका जो वेपर प्रेशर है ये कम होता है, P1 वेरी वेरी लेस देन P। तो वो डायरेक्ट इवोपरेट नहीं होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा प्रेशर आया और वो था स्टीम, हॉट स्टीम। समझा आपको? अरे समझा क्या आपको? वैसे इसका कंसेप्ट अपन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि टोटल प्रेशर क्या होता है। इसको टोटल प्रेशर बोलते हैं। टोटल प्रेशर क्या होता है? अंदर लिक्विड में जितने और दूसरे कंपाउंड्स है सबका प्रेशर मिलाकर बनता है टोटल वेपर प्रेशर। अब ये माइनस में भी जाता है, प्लस में भी जाता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड। वो अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में इसको ऐसे याद रखने का है। स्टीम वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये टेक्निक को यूज किया जाता है। वाटर स्टीम इसमें पास की जाती है जिससे एक और एक प्रेशर तैयार होता है P2। पहले से जो प्रेशर था P1, दोनों मिलाकर टोटल प्रेशर बनता है और लिक्विड इवोपरेट होना शुरू हो जाता है। समझा? इसका मतलब ये होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट दैट लिक्विड इज वेरी वेरी लेस देन दी टोटल प्रेशर। समझा? तो ये डिस्टिलेशन के चारों भी मेथड्स आपके सामने टेक्निक्स हो गए। कल जो हम देखेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, छुट्टी कोई नहीं मारने का, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्रोमेटोग्राफी। इसको स्टॉप कर दो।